नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने प्रायद्वीप पठार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उत्तर विशाल मैदान के बारे में। उत्तर विशाल मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो हिमालय से आने वाली नदियां उत्तर विशाल मैदान का निर्माण करती है, इसलिए उत्तर विशाल मैदान को हिमालय का वरदान माना जाता है। हिमालय से आने वाली नदियां कंकड़ पत्थर लेके आती है प्रत्येक वर्ष, और इन्हीं कंकड़ पत्थर या अवसादों से निर्मित होता है आपके उत्तर विशाल मैदान। ठीक है, तो ये आपका सीन रहेगा कि नदियों द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर मिट्टी अवसादों से आपके इसका निर्माण होता है। इसका क्षेत्रफल रहेगा आपके 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसकी लंबाई रहेगी 2400 किलोमीटर। और इसकी जो औसतन ऊंचाई है, औसतन जो चौड़ाई है, वो आपकी रहेगी पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम। पश्चिम में 300 किलोमीटर और पूर्व में आपके 150। यानी कि उत्तर विशाल मैदान में पश्चिम की ओर आने पर कणों का आकार बढ़ता है। ठीक है, पश्चिम में अधिक रहेगी और पूर्व में कम रहेगी। ठीक है, ये याद रखना, पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम। ठीक है, फिर आपके हिमालय का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। कैसे कैसे? तो भौगोलिक आधार पर और प्रादेशिक आधार पर। उससे पहले अपन ने जब प्रायद्वीप पठार पढ़ा था, उसमें भी अपन देखा था श्रृंखलाओं के आधार पर आपके और पठारों के आधार पर। ठीक है, तो इसमें भी आपके भौगोलिक आधार पर और आपके प्रादेशिक आधार पर। पहला अपना रहेगा भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार पर कैसे बांटा गया है देखो, तो भौगोलिक आधार पर ऐसे बांटा गया है। भौगोलिक आधार पर देखना, हिमालय है, हिमालय के बाद जो क्षेत्र शुरू होता है, यानी कि हिमालय से आने वाले अवसाद, जो अवसाद सर्वप्रथम जमा होते हैं जिस क्षेत्र में, इसको हम बोलते हैं बावर। बावर में बड़े कंकड़ पत्थर इकट्ठा होते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे। ये हिमालय है, ये हिमालय है। हिमालय के बाद जो कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, ये बड़े कंकड़ पत्थर, इसको बोलेंगे अपन बावर। बावर वाले क्षेत्र में देखना नदियां अंडरग्राउंड हो जाती है, क्योंकि बड़े कंकड़ पत्थर के नीचे से निकलती है, इसलिए नदियां अंडरग्राउंड हो जाती है। इस क्षेत्र में नदियां अंतर्वर्ती हो जाती है। इसके बाद जो क्षेत्र होता है उसमें नदियां बाहर निकलती है और क्षेत्र बनाती है आपके तराई का। ठीक है, इसमें पानी की अधिकता होने के कारण यह क्षेत्र आपके दलदली एवं आपके दलदली क्षेत्र हो जाता है। दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर मच्छर की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है, और मच्छर के कारण होता है मलेरिया, इसलिए तराई के क्षेत्र में सर्वाधिक मलेरिया की समस्या पाई जाती है। दलदली भूमि है, दलदली भूमि में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी, अलग प्रकार के पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। तो इसी क्षेत्र में आपके तराई वाले क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता एवं मलेरिया की समस्या पाई जाती है। इसके बाद क्षेत्र शुरू होता है, प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं, जिससे आपके प्रत्येक वर्ष नई जलोढ़ मृदा आती है, जिसको अपन बोलते हैं खादर का मैदान। और वो खादर का मैदान बनता है, उससे जो आपके भूमि जो आपके पुरानी जलोढ़ मृदा है वो साइड हो जाती है, उसको बोलते हैं बांगर का मैदान। ठीक है, तो क्षेत्र कैसे होंगे आगे? हिमालय के बाद आपके शुरू होगा बावर का मैदान, बावर के मैदान के बाद आपके तराई का मैदान, और तराई के मैदान के बाद आपके खादर, और खादर के आजू बाजू जो होता है उसको अपन बोलते हैं बांगर। इसके बाद नदियां बनाती है डेल्टा। ठीक है, इसके बाद नदियां मिल जाती है आपके समुद्र में और डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये देखना उद्गम से संगम तक हिमालय से नदियां निकली। हिमालय से नदियां निकलने के बाद आपके भंवर क्षेत्र का निर्माण करती है, जहां पर बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। इसके बाद तराई क्षेत्र का निर्माण करती है, जहां पर दलदली भूमि होती है, जहां पर सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पाई जाती है, और मलेरिया की समस्या भी यही पाई जाती है। फिर प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा खादर नवीनतम जलोढ़ मृदा लाई जाती है, जिससे खादर खादर के मैदान का निर्माण होता है। और इसी के दोनों तरफ फैला हुआ बांगर का मैदान होता है। इसके बाद नदियां समुद्र में मिल जाती है और डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये आपके किस तरह है? भौगोलिक आधार पर नदियों का, सॉरी, भौगोलिक आधार पर हिमालय, भौगोलिक आधार पर उत्तर विशाल मैदान का अध्ययन। ठीक है, एक एक देख लेते हैं। भावर क्या होता है? तो भावर आपके जो विस्तार है वो सिंधु से तीस्ता नदी तक, ठीक है, सिंधु से तीस्ता नदी तक, यानी कि 8 से 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर। विशेषता क्या है? तो पर्वतीय पदवी भागों में, यानी कि पर्वतीय पदी भागों में, जस्ट हिमालय के नीचे वाला भाग, पर्वतीय पदी भागों में बड़े कंकड़ पत्थर, और इस यह है अनुपजाऊ होता है। देखो, बड़े कंकड़ पत्थर ऑब्वियसली अनुपजाऊ होगा। ठीक है, अनुपजाऊ होगा। और इसमें क्या हो जाता है? नदियां अंतर्वर्ती, यानी कि अंडरग्राउंड। नदियां पत्थर के नीचे से होकर निकलना शुरू करती थी, तो अंडरग्राउंड हो जाती। ठीक है, आपने भी देखा होगा कहीं पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, उसके नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन अंडरग्राउंड होना, यानी अंतर्वर्ती हो जाना। तो इस क्षेत्र में नदियां क्या हो जाती है? अंतर्वर्ती। और ये जस्ट आपके हिमालय के जस्ट नीचे वाला भाग कौन सा होगा? आपके बावर। याद रखना, ये क्रम पूछा गया आपके एग्जाम में कि हिमालय से निकलने के बाद नदियां संगम तक जो क्रम बताओ, बावर, तराई, खादर का मैदान, बांगर का मैदान, और फिर आपके डेल्टा। ठीक है, तो ये क्षेत्र सीरीज याद रखना, आपके भावर पहला आता है। फिर देखते हैं अपन तराई का मैदान। तराई का मैदान क्या होता है? दलदली भूमि होती है। दलदली भूमि होने के कारण यहाँ पर मच्छर की समस्या सर्वाधिक, मलेरिया की समस्या सर्वाधिक, और दलदली भूमि होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे विकसित होते हैं, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तराई के मैदान को सुखाकर कृषि योग्य बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मलेरिया की समस्या याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय के किस क्षेत्र में या उत्तर विशाल मैदान के किस क्षेत्र में मलेरिया की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है? तराई के मैदान में। ठीक है, तराई के मैदान में। फिर यहाँ से नदियां निकल के क्या बनाती है? खादर का मैदान। ठीक है, खादर के मैदान की विशेषता है कि नवीनतम जलोढ़ मृदा होगी, तो सर्वाधिक उपजाऊ होगा। नई मृदा आई
तो नए उपजाऊपन, नए सब पोषक आएंगे। ठीक है, अब मेन बात क्या है, खादर के मैदान को पंजाब में क्या कहा जाता है? मेनली बात पंजाब की होगी क्योंकि पंजाब का मैदान ही बड़ा है, सिंधु की सहायक नदियों द्वारा पंजाब के मैदान का निर्माण किया जाता है, इसलिए अपन पंजाब को बेस लेके मानते हैं यहाँ पर। तो पंजाब के मैदान को क्या कहा जाता है? वेट। क्वेश्चन पूछा गया आपके, पंजाब के मैदान को, सॉरी खादर के मैदान को पंजाब में क्या कहा जाता है? वेट। और पंजाब में ही आपके बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा के मैदान को क्या करता है? दाया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, दोनों याद रखना। तो पंजाब में खादर के मैदान को क्या कहता है? वेट। और पंजाब में ही आपके बांगर के यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा के मैदान को क्या कहता है? आपके दाया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर आपके डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? तो नदियां समुद्र में मिलने से पहले त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है, उसे अपन डेल्टा बोलते हैं। जैसे ये आपके समुद्र है, इसमें नदियां आ रही है, तो नदियां आएगी, अवसाद आने के कारण नदियां क्या होती है? फैल जाती है, अलग अलग ब्रांचों में फैल जाती है। तो ये आपके जो पंजाकार आकृति, पक्षी के पंजे के समान आकृति बनाती है या त्रिभुजाकार आकृति बनती है, इसे अपन डेल्टा बोलते हैं। यानी कि समुद्र मिलने से पहले जो नदी निर्माण करती है उसे अपन डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण क्या करती है? डेल्टा भी याद रखना, डेल्टा फेमस है आपका सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक सुंदरी नामक वृक्ष। ठीक है, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया है सुंदरवन डेल्टा, जो कि स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में, और नदी रहेगी आपके गंगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जाता है, क्या पूछा गया है कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर स्थित है? तो आपके सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसका आई थिंक मेरे पास वो भी होगा, देखो डेल्टा ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, डेल्टा, डेल्टा इस प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आपके समुद्र में मिलने से पहले नदियां किसका निर्माण करती है? डेल्टा। डेल्टा इस प्रकार होते हैं। ठीक है, फिर विशेषता क्या है? तो विशेषता यही है कि सबसे बड़ा डेल्टा यह विश्व का, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, स्थिति पश्चिम बंगाल, गंगा नदी रहेगी, और विश्व का सबसे बड़ा। अब डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाने वाले खड्डों के बारे में क्वेश्चन पूछा था भाई साहब कि खड्डे के नाम क्या है? जो डेल्टाई क्षेत्र में खड्डे पाए जाते हैं उन खड्डों के नाम क्या है? देखो खड्डे पाए जाते हैं आपके, तो आपके बिहार में जो डेल्टाई क्षेत्र में खड्डे बनते हैं उन खड्डों का जाता है जल्ला। ठीक है, जल्ला पड़ गए, जल्ला पड़ गए, ऐसे स्थानीय नाम है। और आपके जो पश्चिम बंगाल में खड्डे पड़ते हैं उनको बोलते हैं विल, यानी कि बिल विल। ठीक है, जल्ला और विल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में जल्ला कहते हैं और आपके पश्चिम बंगाल में विल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखें, कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं पर बनते हैं, देखो। ठीक है, तो आपके, और ये डेल्टा याद रखना, देखो ये त्रिभुजाकार आकृति बना रही है, ये आ रही है नदी, ये नदियां अलग अलग ब्रांचों में बदल जाती है और आपके त्रिभुजाकार या पंजे के आकार है ना, पक्षी के पंजे के आकार का बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये अपना हो गया था ये अपना हो गया भौगोलिक आधार पर। अब देखते हैं प्रादेशिक आधार पर उत्तर विशाल मैदान का अध्ययन। प्रादेशिक आधार पर उत्तर विशाल मैदान का अध्ययन 4 भागों में किया गया है। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और असम का मैदान। ठीक है, पंजाब का राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, और उसके बाद यूपी का मैदान। यूपी के मैदान को अपन गंगा के मैदान के नाम से भी जानते हैं, और आपके एक असम का मैदान, ठीक है, जिसे अपन ब्रह्मपुत्र नाम से भी जानते हैं। तो ये मैदान हो जाएंगे आपके। असम के मैदान को अपन ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि आपके मुख्यतः असम के मैदान का निर्माण करने में ब्रह्मपुत्र नदी का ही योगदान रहता है। ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदान, देखो ये डायग्राम देखना, पंजाब राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान और गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा, और इसके बाद आपके ब्रह्मपुत्र। मतलब यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार इसका उत्तर विशाल मैदान का। तो राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गंगा, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिमाग बैठा लेना। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया। हालांकि गंगा के मैदान का बहुत ज्यादा भागों में बांटा गया है, आपका मैदान गंगा के मैदान के भाग ही याद करने होंगे। तो अवध का मैदान, मिथिला का मैदान, सारण का मैदान, बहुत सारे भागों में बांटा गया। ऊपरी गंगा मैदान, यूपी का मैदान, बिहार का मैदान। ठीक है, तो अपन आगे से पढ़ेंगे जब गंगा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पहले पढ़ते हैं अपन पंजाब और हरियाणा। देखो पंजाब और हरियाणा का मैदान अलग अलग है। पंजाब के मैदान का निर्माण सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। सिंधु एवं सहायक झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इनके द्वारा होता है। सिंधु की सहायक नदियां चिनाब, रावी, व्यास, झेलम और सतलज, इनके द्वारा होता है पंजाब। पंजाब नाम क्यों पड़ा? देखो 2 नदियां होती है, 2 नदियों के मध्य भूमि,
इस भूमि को कहा जाता है आब। ठीक है, आब। पंजाब ऐसी जगह स्थित है जिसके तरफ 5 नदियां हैं, तो 5 नदियों के मध्य स्थित है, इसलिए पंज आब, पंज आब, पंज आब, पंजाब। ठीक है, 5 नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे पंजाब कहा जाता है। 2 नदियों के मध्य की भूमि आब, 5 नदियों के मध्य की भूमि पंजाब। ठीक है, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा का मैदान, देखो पंजाब का निर्माण तो कैसे हुआ है, आपके सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा पंजाब का निर्माण हो रहा है, और हरियाणा का मैदान का निर्माण आपके यमुना नदी द्वारा हो रहा है। लेकिन इन दोनों को अलग करने वाली नदी कौन सी है? गग्गर नदी। ये क्वेश्चन बनता है भाई साहब कि आपके पंजाब के मैदान को और हरियाणा के मैदान को अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो गग्गर नदी। लेकिन पंजाब की नदी का, पंजाब के मैदान का निर्माण कैसे होता है? आपके सिंधु एवं उसकी सहायक नदी द्वारा, और आपके हरियाणा के मैदान का निर्माण यमुना नदी द्वारा। ठीक है, फिर आपके राजस्थान का मैदान का पता है आपको, राजस्थान के पूर्वी मैदान किसके द्वारा? तो 2 आपके नदियां हैं, चंबल है भाई, बहुत सारी नदियां हैं ना, तो इनके द्वारा होता है। ठीक है, यूपी का मैदान, यूपी का मैदान को अपन गंगा का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि आपके गंगा जो सर्वाधिक बहती है, या गंगा द्वारा निर्माण, जो गंगा द्वारा मैदान का निर्माण किया जाता है वो अधिकतर यूपी में किया जाता है, सर्वाधिक यूपी में किया जाता है, इसलिए इसे यूपी का मैदान भी कहता है या गंगा का मैदान भी कहता है। और असम का मैदान, असम या बाणगंगा मैदान, सॉरी बाणगंगा क्या, ब्रह्मपुत्र का मैदान, दोनों ही एक ही है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। पहला देखना आपने, देखो पंजाब, पंजाब के मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो सिंधु एवं सहायक नदियों द्वारा। नदियों द्वारा। ठीक है, ये आपके सिंधु नदी है, सिंधु नदी देख लो, देखो सिंधु नदी के द्वारा, सिंधु एवं सहायक नदी द्वारा इसका निर्माण होता है। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेष क्या है भाई साहब? विशेष बात यह है कि जो आपके सिंधु नदी द्वारा अपर्दन करने के बाद जो खड्डे बनाए जाते हैं, ठीक है, ये वहां पर खड्डे वाली बात आ गई। सिंधु एवं उसके सहायक नदी द्वारा मर्दा का अपर्दन करने के बाद जो खड्डे बनाए जाते हैं उनको पंजाब में क्या कहा जाता है? चो या चोस। और पंजाब के होशियारपुर में सर्वाधिक चो या चोस पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात थी। सिंधु एवं उसके सहायक नदी द्वारा इस मैदान का निर्माण किया जाता है, और सिंधु एवं उसके सहायक नदी द्वारा नदी मृदा का अपर्दन करने के बाद जो खड्डों का निर्माण होता है, ठीक है, मृदा अपर्दन हो गई, खड्डे बने, खड्डे बनने के बाद जो खड्डों का निर्माण होता है उनको क्या बोलते हैं अपन? चो या चोस। और सर्वाधिक कहाँ पर? आपके होशियारपुर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, होशियारपुर में सर्वाधिक खड्डे हैं, कौन से? चो या चोस। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पंजाब में। ठीक है, बुढ़ क्या होता है? इसी की बात करें, बुढ़ तो नदियों द्वारा मुलायम मिट्टी, ठीक है, खादर के मैदान की बात करें, नदियों द्वारा मुलायम मिट्टी का अपरदन करने के बाद जो पथरीला क्षेत्र बच जाता है, पथरीला, यहाँ तो खड्डे की बात करें, यहाँ पथरीला, तो जो पथरीला क्षेत्र बच जाता है उसको बुढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो पथरीला क्षेत्र, ठीक है, पथरीला क्षेत्र। फिर आपके बात करते हैं एक और विशेषता, आप क्या होता है? तो मैंने जस्ट बता दिया, आपके 2 नदियों के मध्य की भूमि आप कहलाती है। 2 नदियों का मध्य होगा तो 2 आप कहलाएगा, 5 नदियों का मध्य होगा तो पंजाब कहलाएगा, इसलिए पंजाब का नाम क्या पड़ गया? पंजाब पड़ गया, पंच आप पंजाब। ठीक है, 2 नदियों के मध्य 2 आप। ठीक है, तो ये हो गया 2 नदियों के मध्य 2 आप। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख आप कौन कौन से बनाते हैं? ये आपके मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट डालना ना इसमें, तो अरे वेरी वेरी डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि पंजाब या मुख्य आप के बारे में बताओ, तो सिंधु सागर आप, चाज आप। देखो सिंधु सागर आप सबसे बड़ा आप है, इसलिए 3 नदियां होगी, सिंधु, झेलम और चेनाब। इसके बाद आपके चाज आप, तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका, सिंपल सिंपल बिल्कुल याद हो जाएगा ना। देखो ये पहला वाला तो याद करना, सिंधु सागर आप, सिंधु नदी है ये, झेलम और चेनाब याद रखना। ठीक है, ये क्रम भी याद रखना। चाज आप, च से क्या हो जाएगा? चिनाब, और ज से हो जाएगा झेलम। तो चाज, चिनाब और झेलम नदी द्वारा बनाता है। र से क्या हो जाएगा? रावी, और च से क्या हो जाएगा? चिनाब। व से क्या हो जाएगा? व्यास, और र से हो जाएगा रावी। व से क्या हो जाएगा? आपके व्यास, और विस्त, इस्त से क्या हो जाएगा? आपके सतलज, सॉरी सत से क्या हो जाएगा? आपके सतलज। तो आपके 2 वर्ड ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके चिनाब झेलम भी बोल सकते हो, झेलम झेलम भी बोल सकते हो, ऐसा कोई आगे पीछे नहीं है। तो आपके जो 2 वर्ड है, च चिनाब, ज झेलम, र रावी, च चिनाब, व वारी रावी, व्यास, और आपके सतलज। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण विस्तार ये रहेगा, आपके नदियों का क्रम भी ये रहेगा आपके ना। ठीक है, तो सिंधु सागर आप, सिंधु सागर आप किसके द्वारा? सिंधु, झेलम और चिनाब। चाज आप,
चिनाब और आपके चिनाब और आपके झेलम द्वारा। उसके बाद आपके रचनाब, र से क्या हो जाएगा रावी और च से हो जाएगा चिनाब, यानी रावी और चिनाब के द्वारा। वारियाब व्यास एवं रावी द्वारा। और आपके विस्ताप व्यास एवं सतलज द्वारा। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा। बहुत सिंपल है, दो दो वर्ड याद करना, आगे के याद हो जाएगा आराम से ना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन हरियाणा का मैदान। ठीक है, हरियाणा का मैदान का निर्माण नदी द्वारा। ठीक है, यमुना नदी द्वारा। ठीक है, यमुना नदी द्वारा होता है। इसमें एक और बात लिख लेते हैं अपन, पंजाब, पंजाब व हरियाणा के मैदान को ये नोट डाल के लिखते हैं हम ना। ठीक है, पंजाब तथा हरियाणा के मैदान को गग्गर नदी अलग करती है। ठीक है, राजस्थान के मैदान में यहाँ पर अपन ज़्यादा विशेषता नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान में खुद ही टॉपिक है पूर्वी मैदान, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं। राजस्थान के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, अरावली के पश्चिम में और अरावली के पूर्व में। अरावली के पूर्व में आपको पता ही है चंबल द्वारा निर्माण किया था, और अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, महत्वपूर्ण नदी लूणी। तो अरावली के पश्चिम में जो मैदान स्थित है उसको लूणी का मैदान कहा जाता है, और अरावली के जो पूर्व में स्थित है उसको क्या कहता है अपन, चंबल का मैदान। ठीक है, और ये भी याद रखना, पश्चिमी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो चंबल। ठीक है, सॉरी चंबल क्या, लूणी नदी। ठीक है, तो ये भी आपके याद रखना। तो राजस्थान के बारे में इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जब राजस्थान पढ़ेंगे तब इतना डिटेल से पढ़ेंगे अपन के इससे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। इस बहुत ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ है वहाँ पर, तो यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं। भारत में कहीं पर भी ज़्यादा राजस्थान के बारे में अपन कहीं पर भी पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान अपने खुद के टॉपिक है पूरा ना। ठीक है, अगर अभी बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो अपन बिहार के बारे में नहीं पढ़ते, राजस्थान के बारे में दिमाग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसी बन पड़े। फिर आप क्या आता है गंगा का मैदान, यानी कि यूपी का मैदान या गंगा का मैदान। देखो इसका थोड़ा सा पार्टीशन ज़्यादा बड़ा है, तो इसके पार्टीशन ही याद करना है, इतने जो बांट रखे हैं इस ये याद करने, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। मेनली इंपॉर्टेंट होगा जब अपन गंगा नदी पढ़ेंगे तब याद करने होंगे, तो अभी सिर्फ इतने ही याद करने। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा है, पहला डायग्राम बताया था मैं आपको, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। ठीक है, ऊपरी, मध्य और निचली गंगा। ऊपरी गंगा को 2 भागों में बांटा है, आपके रुहेलखंड का मैदान और आपके अवध का मैदान। ठीक है, रुहेलखंड और अवध का मैदान। और पूर्वी मध्य गंगा को वापस 2 भागों में बांटा है, पूर्वी यूपी छोड़ो। बिहार का मैदान, बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा है। बिहार आपने सुनते ही लगेगा मगध, सारण और मिथिला। मगध, सारण और मिथिला, आपने रामायण महाभारत देखी हो तो उसमें आती है मगध, सारण और मिथिला, मिथिला कुमारी, मिथिलेश। ठीक है, तो और आपकी निचली गंगा को 2 भागों में बांटा है, बिहार और पश्चिम। तो ये कोई नहीं पूछेगा इतना। ठीक है, बस पूछेगा तो इतना कि रुहेलखंड का मैदान किसका भाग है, अवध का मैदान किसका भाग है, मगध का मैदान, सारण का मैदान और मिथिला का मैदान किसके भाग हैं। तो बस सिंपल सोर बताना है, गंगा के मैदान के भाग है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना। ठीक, तो ये इतने डिवाइडेशन है, पर इसे लोड नहीं लेना अपन को। कर अवध का मैदान, ये वैसे भी सुन के ही लगता है ना, अवध आपको पता ही यूपी में, रुहेलखंड आपको पता ही है, मगध, सारण और मिथिला आपको पता ही बिहार में है। तो बस सिंपल सोवर। तो गंगा के मैदान के विस्तार क्या क्या है आपके, 3 भागों में मुख्य मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ बन जाएगा 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और आपके निचली गंगा। ठीक है, ऊपरी गंगा को 2 भागों में बांटा गया है, रुहेलखंड और आपके रुहेलखंड के बाद आपके अवध का मैदान। ठीक है, मध्य गंगा को 2 भागों में बांटा है, पूर्वी यूपी और आपके बिहार। बिहार में कौन है, मिथिला, मगध और सारण। ठीक है, फिर बाद में जाके 2 भागों में बांट दिया आपके कौन से, बिहार और पश्चिम बंगाल। सिंपल सोवर। ठीक है, गंगा सुनते ही आपको बिहार तो आना चाहिए, पश्चिम बंगाल आना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर अभी जस्ट बताया मैंने आपके पश्चिम बंगाल में आपके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा नदी, सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का। तो आपके पश्चिम बंगाल तक तो विस्तार होना ही चाहिए इसका। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसके बाद देखते हैं असम का मैदान। देखो असम के मैदान ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सर्वाधिक बाढ़ आती है आपके असम में। बाढ़ आएगी तो हानि पहुंचेगी, हानि पहुंचेगी, दुख होगा, लोग मरेंगे, लोग मरेंगे तो शोक मनाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा सर्वाधिक बाढ़ आती है असम में, इसलिए ऐसे असम का शोक कहा जाता है। देखो ये दिख भी रहा होगा आपको,
कि बाढ़ वाड़ आई, घर वर डूब गए, वो घर डूब गया, वो आदमी तर रहा देखो। तो ये इतने लोग डूब गए बेचारा, तो शोक ही मनाएंगे कि पैसे पूसे सब डूब गए, खाना पानी सब बेघर वेघर, तो शोक ही मनाएंगे। इसलिए इसको क्या कहता है, बिहार का शोक किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्माण होता है असम के मैदान का, है ना। इधर नीचे लिख देते, इतना ऊपर जाएंगे नहीं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्माण निर्माण होता है, और इसे असम का शोक भी कहा जाता है, किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा शोक मनाता है, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सोर ऑफ असम। सोरो ऑफ असम, शोर शोर मचा दिया, सोर ऑफ असम। ठीक है, रोएंगे चिल्लाएंगे तो शोर तो हो गई, तो सोर ऑफ असम। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है, देखो आपने देखा होगा कि समुद्र में द्वीप होते हैं, ये समुद्र, ये द्वीप है, बहुत सारे द्वीप होते हैं। ठीक है, पर नदियों पे द्वीप कम देखने को मिलते हैं। तो आपके जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर एक द्वीप है, माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा द्वीप, माजुली द्वीप। स्थिति क्या रहेगी, असम। नदी कौन सी रहेगी आपके, ब्रह्मपुत्र। और विशेषता क्या है, विश्व का, इसको नाम है, ये देख लिया होगा आपने सभी। तो विशेषता लिख लेते हैं अपन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और अच्छी बात यह है, एक और विशेषता लिख लेते हैं कि गुड न्यूज़ है, 2017 में इस द्वीप को जिले का दर्जा दे दिया गया है। जिला दे दिया दर्जा, जिला, जिले का क्या लिखें, जिला बना दिया, चलो ना। जिला बना दिया, ठीक है, सरकार ने जिला बना दिया, इतना बड़ा द्वीप है कि जिला ही घोषित कर दिया, चलो जिला, आज से जिला तुम। ठीक है, तो ये रहेगा इसका, जिला बना दिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी, असम, माजुली द्वीप, माजुली। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, और जिला कब बनाया आपके, 2017 में। बाढ़ आती है इसलिए इसको बोलते हैं सौरभ असम। ये आपके होते हैं नदी, हिमालय, सॉरी, ये आपके खत्म होता है उत्तर विशाल मैदान का। ठीक है, इतना छोटा सा है, 20 मिनट लगे अपन को। ठीक है, 20 मिनट में खत्म। ठीक है, इसके बाद शुरू होता है प्रायद्वीप पठार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रायद्वीप इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं देखो, पर ये थोड़ा बड़ा है ना। देखो, बड़ा भी है और वाकई में बड़ा भी है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा। अपन अब पढ़ेंगे प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार क्या होते हैं, प्रायद्वीप पठार आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें लिखा था कि भारत में गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीप पठार का निर्माण हुआ है। इसके अलावा बाकी सब किससे बने हैं, 33 सागर से। तो भारत के भूगोल में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, प्रायद्वीप पठार। अभी तक अपन ने हिमालय पढ़ लिया, हिमालय कितना था, 7.5 लाख, सॉरी 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर। अभी जस्ट अपन क्या पढ़ के आए हैं, उत्तर विशाल मैदान 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ये जस्ट डबल है भाई साहब। ठीक है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आपके जो पठार बनते हैं वो पठार नॉर्मली आपके बनते हैं वेसाल्ट लावा से, लावा के पिघलने से, या आपके जो क्षारीय लावा, सिर्फ सेम है, वेसाल्ट लावा, क्षारीय लावा या ज्वालामुखी लावा। ज्वालामुखी से ही लावा निकलता है, वो बन के आपके वेसाल्ट में जाता है, और इससे आपके बन जाते हैं पठार। देखो पठार अगर पता ना हो किसी को तो मैं बता दूं कि होता है कभी कभी, ये होती है पहाड़ी, और ये ऐसे होते हैं पठार। ठीक है, जिससे ऊपर से फ्लैट होते हैं, ऊपर चढ़ के फ्लैट। ठीक है, इस पर अपन भले आप गांव बसाओ, जिला बसाओ, घर बनाओ, कुछ भी करो। ठीक है, आसपास के कोई चित्तौड़ चित्तौड़ के हो तो उनको पता होगा, ये चित्तौड़ का किला है आपके। चित्तौड़ किला किस पठार पर बना हुआ है, मैसा का पठार पर, ऊपर से फ्लैट है, फ्लैट पे बना दिया किला। ठीक है, तो मैसा का पठार बना हुआ आपके चित्तौड़ का किला। तो पठार आपके फ्लैट होते हैं। फिर आपके सबसे बड़ा लंबाई है इसकी 1600 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई है आपके 1400 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई 1600, चौड़ाई 1400, और औसतन हाइट है इसकी 600 से 900 मीटर। औसतन की बात करें अपन, है ना, औसत, औसतन हाइट क्या है इसकी, 600 से 900 मीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, 16,000 वर्ग किलोमीटर, लंबाई 1600, चौड़ाई 1400, औसतन हाइट 900 से, सॉरी 900 से क्या, 600 से 900, है ना। अब देखना, इसको भी अपन दो भागों में बांटते हैं, सबको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे अपन, दो दो भागे बांट के पढ़ के मजा आता है ना। तो दो भागों में बांटते हैं अध्ययन की दृष्टि से। दो भाग कौन से, एक तो पठारों के आधार पर, पठारों की बात कर लेंगे, एक अपन बात कर लेंगे पर्वतमाला के आधार पर। पर्वतमाला अपना अरावली पे आ जाएगी, सतपुड़ा पे आ जाएगी, विंध्य पर्वतमाला पे आ जाएगी, पूर्वी घाट पे आ जाएगा, और पश्चिमी घाट पे आ जाएगा। ठीक, तो अपन पे पठारों की बात कर लेते हैं, पठारों के रूप में। तो पठारों के रूप में बांटा गया है इसे थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्या,
पठारों के आधार पर इसे बांटा गया देखो 3 भागों में, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि का पठार और पूर्वी पठार, 3 भाग बांटे। 3 भाग में से आपके दक्कन के पठार में जो जो पठार आएंगे वो क्या आपके दक्कन का पठार, दक्कन लावा जिसको अपन बोलते हैं दक्कन लावा का पठार, मैसूर का पठार, तेलंगाना का पठार और रॉयल सीमा का पठार, ये 4 पठार आएंगे आपके किसमें दक्कन के पठार में। दूसरा मध्य उच्च भूमि का पठार, मध्य उच्च भूमि का पठार में आपके मालवा, हाड़ौती, बुंदेलखंड और बघेलखंड, बघेल बुंदेल और हाड़ौती और मालवा का पठार, ये 3-4 पठार आएंगे, 4 पठार आएंगे। इसमें आएंगे आपके छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और आपके लास्ट मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की एक विशेषता है आपके कि मेघालय में जो सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम मेघालय, मेघालय के पठार पर ही स्थित है। ठीक है, तो ये आपके क्या विस्तार रहेगा, दंडकारण्य का सॉरी दक्कन लावा पठार, मैसूर, मैसूर अब पुराने कर्नाटक को बोलते हैं अपन, मैसूर का राजा टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान सुना होगा आपने। तेलंगाना का पठार, रॉयल सीमा पठार। इन दोनों की खास बात है नहीं, इनके मध्य से एक कृष्णा नदी निकलती है, तो पूछा जाता है कि कृष्णा नदी किन 2 पठारों के मध्य से निकलती है, तो आपके तेलंगाना वाले पठार के मध्य से, तेलंगाना और रॉयल सीमा के पठार के मध्य से। ठीक है, तो ये है खास बात है। तो एक एक के बारे में देखा पोस्टमार्टम करते हैं, पहले अपन देखेंगे ये ना, ये देख लेंगे, फिर ये एक एक धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार है कहाँ पर, महाराष्ट्र। ठीक है, मैसूर का पठार, मैसूर कर्नाटक, तेलंगाना, तेलंगाना लगे तेलंगाना, और रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश। ठीक है, रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और आपके महाराष्ट्र। ये कहाँ है आपके, तो ये आपको सभी को पता है मध्य प्रदेश। इसी का विस्तार क्या है आपके राजस्थान में, हाड़ौती का पठार। बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, बुंदेलखंड का पठार आपके छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के मध्य, और आपके बघेलखंड का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य। ठीक है, छोटा नागपुर सभी को पता है कहाँ पर है, झारखंड। और दंडकारण्य का पठार आपको पता है, दंडकारण्य का पठार सर्वाधिक विस्तार आपके कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना। ठीक है, ये क्षेत्र रहेंगे। और आपके मेघालय का पठार मेघालय में ही है। ठीक है, एक एक के बारे में देखते हैं क्या क्या बात, देखो पहला देखते हैं अपन दक्कन लावा पठार। ठीक, दक्कन लावा पठार की बात करें तो दक्कन लावा पठार आपके महाराष्ट्र में, और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर पाई जाती काली मिट्टी, जिसको अपन बोलते हैं काली कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी नाम आ गया, यानी कपास की खेती होगी। तो कपास की खेती होने के कारण कपास से क्या करते हैं अपन, कपास की खेती करेंगे, कपास से बनाएंगे अपन धागे, धागे से बनाएंगे कपड़े, यानी कि सूती वस्त्र मिल उद्योग का यहाँ पर सर्वाधिक विकास हुआ है। सूती वस्त्र का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ अपने यहाँ। ठीक है, तो विशेषता ये रहेगी आपकी इसकी कि सूती कपासी मिट्टी, कपास, कपास की बात कर लेते हैं। अरे कपास की खेती अधिक होने के कारण, होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग, किसका भाई साहब, सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अपन मैसूर का पठार। तो मैसूर का पठार की ज्यादा कोई खास बात है नहीं, मैसूर का पठार आपका है कर्नाटक, और कर्नाटक में होने के बाद इसका क्या विशेषता है, तो यहाँ पर धारवाड़ कर्म की चट्टानें सर्वाधिक पाई जाती है। कोई खास बात है नहीं, ठीक है, सिंपल है, सिर्फ याद रखना। आपने कहा मैसूर कर्नाटक, वैसे मैसूर पुराना कर्नाटक मैसूर ही था। जब टीपू सुल्तान हुआ करता था तो कर्नाटक को अपन बोलते थे मैसूर। हैदर अली नाम सुना होगा आपने, बचपन में देखा हो शो तो आता था। ठीक है, तो ये बात है अपने मैसूर का पठार कर्नाटक। और आपके ये फेमस आपके, और नहीं देखा हो तो मैं बता दूं, टीपू सुल्तान की तलवार फेमस है, आपने देखा होगा, इंग्लैंड इंग्लैंड बड़ी शायद आय तक का पड़ी है, पर है बढ़िया है ना तलवार है। ठीक है, नेक्स्ट चल जा भाई। ठीक, रॉयल सीमा का पठार और आपके तेलंगाना का पठार, दोनों की गाय कोई खास विशेषता नहीं है। देखो क्या है, तो इनके मध्य से कौन सी नदी निकलती है, दोनों की विशेषता एक साथ लिख लेते हैं। विशेषता है कृष्णा नदी, मध्य से ठीक है, एक कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है, एक कृष्णा नदी के आपके दक्षिण में स्थित है। मतलब इन दोनों के मध्य से क्या निकलती है, दोनों की विशेषता एक ही बात है, कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित, कृष्णा नदी के मध्य दक्षिण में स्थित। मेन बात इतनी सी, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में, रॉयल सीमा का आंध्र प्रदेश में, बस इतनी सी बात है ना।
ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, कम पढ़ो और सही साट पढ़ो, ठीक है, ये बात है। ठीक है, फिर आपके मालवा का पठार की बात करें। मालवा का पठार आपको पता है मध्य प्रदेश में है, और मालवा के ही पठार का विस्तार राजस्थान में क्या है, हाड़ौती का पठार, जो आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसके नाम से जाना जाता है अपन, हाड़ौती क्षेत्र। तो राजस्थान में मालवा का पठार विस्तार है आपके। इसकी खास बात इतनी सी है कि इसका आकार आकार है आपके ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति के कारण ये फेमस है, ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति के कारण इसका फेमस है। और आपको पता है जब अपन राजस्थान पढ़ते थे एक ही बात पढ़ते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करने वाली नदी चंबल। जो चंबल नदी आपके राजस्थान की और मध्य प्रदेश की दोनों की इंपॉर्टेंट है। तो आपके इस पठार पर नदी बहेगी तो नदी आपके जो अपरदन करेगी वो अवनाली का अपरदन। तो अवनाली का अपरदन सर्वाधिक होता है किसके कारण, चंबल, चंबल नदी द्वारा। थोड़ी हैंड राइटिंग मजा आ जाएगा कभी तो, ठीक है, चंबल नदी द्वारा, ये चंबल है ना, चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपरदन सर्वाधिक होता है। अवनाली का अपरदन क्या होता है, अपरदन अवनालिका, नालियां बन जाती है, पानी लगातार बहता है तो नालियां बन जाती है, उसको बोलते हैं अवनालिका अपरदन, ठीक है, चंबल द्वारा सर्वाधिक होता है। राजस्थान में भी सर्वाधिक अमली करती है ना। फिर हाड़ौती के पठार की बात करें तो हाड़ौती का पठार राजस्थान में है, इसी का विस्तार है, ठीक है, विशेषता कुछ नहीं है इसकी। मालवा के पठार का विस्तार, विस्तार, ठीक है। आपको पता ही है कहाँ है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि राजस्थान में क्या लिखेंगे, फिर कुछ छोड़ना पड़ता है ना, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फिल्म क्या है। तो बुंदेलखंड का पठार, आपके बुंदेलखंड का पठार देखो नाम सुन के बड़ा लगता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड बघेलखंड। तो एक में आपके कॉमन रहेगा मध्य प्रदेश, एक में चेंज हो जाएगा बस। तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बघेलखंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो बुंदेल समझ के क्या समझे, उत्तर प्रदेश, बघेल समझ के क्या समझे, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो बुंदेलखंड का पठार आपके कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, और बघेलखंड का पठार आपके कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड की कुछ खास विशेषता नहीं है, यहाँ पर बस चट्टाने वट्टाने पाई जाती है। बघेलखंड की विशेषता है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन क्या होता है, चूना पत्थर, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, कोटा स्टोन, मार्बल वार्बल सारे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पाए जाते हैं लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, रेड स्टोन, व्हाइट स्टोन, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ठीक है, स्टोन पाए जाते हैं, आपको कभी फर्सी वर्सी लगानी हो तो यहाँ जाना, ठीक है, यहाँ से बड़े मिल जाएंगे पत्थर, ठीक। और कहीं जाना अपना तो किशनगढ़ जाना, किशनगढ़ सबसे बेस्ट है, किशनगढ़ मंडी अपने राजस्थान से लाना भट्टा, ओके। तो विशेषता इतनी सी है। ज्यादातर तो सवाल ऐसे ही बनते, देखो बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, बघेलखंड का पठार कहाँ है, दंडकारण्य का पठार कहाँ है, मैसूर का पठार कहाँ है, इतना सिंपल संपर्क, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग कराया जाता है यहाँ पर। मेनली क्वेश्चन अगर बनते हैं तो बनते हैं राजस्थान ज्योग्राफी से डीपली, इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा सिंपल सोवर क्वेश्चन आते हैं, और सिंपल सोवर ही अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं छोटा नागपुर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटा नागपुर। देखो आपने एक बात सुनी होगी कि जब अपन राजस्थान पढ़ते हैं तो एक बात पढ़ते हैं कि राजस्थान में अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं अपन को, और अपन 58 प्रकार के खनिज निकालते हैं, ठीक है। बाकी क्यों निकाल रहे, तो बाकी सरकार बोलती है आने वाली पीढ़ी के लिए, वो आएगी, वो निकालेगी, वो खाएगी, मजा करेगी, ठीक है। और सही भी है, देखो सारे आप निकाल लेंगे तो बाकी क्या बचाएंगे, बचेंगे नहीं बेचारे, क्या देखेंगे, इसलिए उनके लिए है ना। तो आप राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, ये भी आपने सुना है। पर अगर पर्वतमाला पूछे कि पर्वतमाला कौन सी है जिसको अजायब घर कहा जाता है खनिजों का, तो अरावली, ठीक है। बाकी अपना भाई पठार में तो ये आएगा, तो पठार में कौन होगा, तो नागपुर पठार हो जाएगा। खनिजों का अजायब घर कौन से पठार को कहा जाता है, छोटा नागपुर। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना होता है भाई, पर्वतमाला दिखा हुआ है कि पठार लिखा हुआ है। आपको क्या ऐसे खनिज अजायब घर दिखते ही ऐसे आंखों में चमक आ जाती है, रोशनी और तिल मिला जाते हो, ये सिंपल क्वेश्चन पूछता है, हिमालय, हिमालय क्या, सॉरी, अरावली लगाओ, अरावली, नहीं नहीं नहीं, पठार भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो पठार आपके कौन सा रहेगा, जिंदाबाद, छोटा नागपुर। स्थिति आपको पता ही है, छोटा नागपुर झारखंड, झारखंड में रांची, रांची अपने भाई MS धोनी साहब, ठीक है। खनिजों का अजायब घर, इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अपने क्या थोड़ा ट्रेंड चलता रहता है, दूसरे देश से कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है। जर्मनी में एक प्रदेश पड़ता है रूर प्रदेश, और एक नदी पड़ती है जो रूर प्रदेश को दो भागों में बांटती है, ठीक है। मान के चलना, देखो ये है जर्मनी का रूर प्रदेश, और वहाँ से एक नदी निकल रही है, इस प्रदेश को दो भागों में बांट रही है। रूर प्रदेश आपके पठार है ना, नदी निकल रही है, इस नदी का नाम है राइन, राइन, ढंग से नहीं लिखता, राइन रिवर,
ठीक है। और इस प्रदेश का नाम क्या है? रूर, रूर प्रदेश, ठीक है, रूर प्रदेश है। सेम का सेम अपने यहाँ भारत में कौन सा है? छोटा नागपुर पठार। तो इस पठार को तो नाम दे दिया अपन ने भारत का रूर प्रदेश। और इस प्रदेश सॉरी इस पठार से एक नदी निकलती है अपना दामोदर, जो छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है, बीच से होकर निकलती है, दो भागों में बांटती है, इसलिए इस रिवर को नाम दे दिया अपन ने राइन रिवर। ठीक है। जैसे आपने सुने होगा भारत का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कहाँ पर? आपके ब्रिटेन में। मैनचेस्टर अपने राजस्थान में कहाँ है? आपके अहमदाबाद। तो ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे राजस्थान में आपने सुना होगा राजस्थान का नागपुर, झालावाड़, ठीक है। राजस्थान का मासिनराम, मेघालय, ऐसे राजस्थान का मेघालय अपना ये क्या है? मासिनराम, सॉरी झालावाड़। घंटियों का शहर, घंटियां कहीं और बज रही, शहर इसको बना दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको बना देते हैं अपने। तो अपने थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन में क्या है अपने याद रखना, जर्मनी के रूर प्रदेश के समान ही राजस्थान में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर, इसलिए इसको छोटा नागपुर पठार को इसको क्या रहता है? रूर प्रदेश। और जर्मनी में रूर प्रदेश को बांटने वाली नदी कौन सी है? राइन रिवर, जो दो भागों में बांट देती है। और अपने यहाँ कौन सी बांटती है? दामोदर, मदर, दामोदर, दामोदर, ठीक है। दामोदर रिवर, थोड़ा सा ढंग से ही करो। दामोदर रिवर, इसलिए सर राइन रिवर कहा जाता है। राइन रिवर वहां पर थी। तो मेनली कहाँ पर है? आपके रूर प्रदेश। और राइन रिवर जर्मनी, ठीक है। फिर देखते हैं अपन देखो पहले वो कहर छोड़ो अपना, ये देखना, ये अपना छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकल रही है, कौन सी? दामोदर। इसको अपन ने बोल दिया राइन रिवर, और इसको बोल दिया भाई को रूर प्रदेश, ठीक है। ये तो हो गया छोटा नागपुर पठार। अब छोटा नागपुर पर कुछ पहाड़ियां स्थित है, इसको बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियां, ये पूछा जाता है राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पर? आपके छोटा नागपुर पर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ। पारसनाथ आपके सबसे ऊंची चोटी है किसकी? छोटा नागपुर पठार की। ये समथिंग आई थिंक, याद तो सही से नहीं आ रहा है, 51 मीटर है शायद, है ना, या 1637 मीटर, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरे को। तो अभी इसको स्किप करते हैं, चोटियाँ बहुत सारी हो जाती है वैसे भी, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। पार्श्वनाथ सबसे ऊंची चोटी है। फिर इसी पे कुछ पहाड़, छोटे छोटे पठार स्थित है। छोटा नागपुर पठार बहुत बड़ा है, इस पे छोटे छोटे पठार स्थित है। तो जैसे कि आपने सुना होगा एक पर्वत है, पर्वत पे छोटी छोटी चोटियां स्थित होती है, तो पठार पे छोटे छोटे पठार हो सकते हैं। तो कहर से याद रखना अपन को, कहर छोटा नागपुर पर कौन कौन से पठार है? कोडरमा पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, ठीक है। तो तीन पठार और स्थित है। क्वेश्चन सिंपल बनता है कि रांची का पठार कहाँ पर स्थित है? झारखंड। कहाँ पर स्थित हो सकता है? छोटा नागपुर पठार पर। हजारीबाग का पठार, झारखंड। वो ये नहीं पूछेगा आपका हजारीबाग का पठार आपके रांची के पठार, सॉरी क्या बोलता, अ, हाँ, हजारीबाग का पठार आपके छोटा नागपुर पठार पर स्थित है क्या? सिंपल क्वेश्चन बनता है, हजारीबाग का पठार झारखंड में स्थित है, ठीक है। रांची का पठार झारखंड में स्थित है। और आपके कोडरमा का पठार रांची में, सॉरी इसमें झारखंड में स्थित है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। कहर से याद रखना, कहर डाल देंगे, कहर डाल देंगे। तो इसने कहर ढा दिया इन्होंने पे। तो कौन कौन से? कोडरमा, हजारीबाग और आपके रांची का पठार, ठीक है। ये पार्श्वनाथ चोटी, पार्श्वनाथ की ऊंचाई मेरे को थोड़ी देर में याद आ जाएगी मेरे को लगता है, ठीक। सर्वोच्च चोटी देखो अपन ने सही लिखा था यार, है ना, मतलब कितना लिखा था? 351 किलोमीटर, 51 मीटर, ठीक है। थोड़ा भूल गया था मैं, 51 मीटर, ठीक है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? 51 मीटर, आपके 351 मीटर पार्श्वनाथ चोटी। पारसनाथ का नाम सुने होगा आपने, पारसनाथ फेमस है, ये तीर्थ स्थल भी है इसमें मेरे हिसाब से, पारसनाथ, ठीक है। शिव जी के होना चाहिए नाथ लगा हुआ तो, ठीक। फिर आपके पठार आता है, पठारों का पठार दंडकारण्य पठार, ठीक है। पठार आता है आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना में, यानी कि आपके 5 राज्यों में फैला हुआ है। विस्तार काफी बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है ना। समस्या क्या है? देखो 5 राज्यों में फैला हुआ है, यानी कि पठार काफी बड़ा है। और इन क्षेत्रों में आपको पता है तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तमिल्स, नॉन तमिल्स, बाहर से आए वो लोग। तो यहाँ पर समस्या नक्सलवाद की। नक्सलवाद क्या होता है? आतंकवाद, नक्सलवाद। आतंकवाद मतलब बाहर के देश से आए हुए लोग, और नक्सलवाद यानी कि आपके गुंडागर्दी, डाकू, गोली वोली मार देते हैं ना। आते जाते हैं, पूछते हैं क्या हाल है, चल कितने हाल है, पैसे कितने बता, वो लूटने वाले हैं ना, नक्सलवादी। नक्सलवादी, बागी बागी है ना, ठीक है। तो नक्सलवादी की समस्या, नक्सलवाद की समस्या सर्वाधिक है। अब पुलिस जाती है बेचारी ढूंढने इनको, पर ये पठारी क्षेत्र बड़ा है और यहाँ पर इतनी शानदार शानदार गुफाएं ना भाई साहब छुपने की, तो ये छुप जाते हैं, तो मिलते ही नहीं है। जैसे अपने कोटा का चंबल, चंबल में भी आपको पता है बीहड़ क्षेत्र है, बीहड़ में इतने खतरनाक खतरनाक स्थान है कि भाई साहब छुप जाओ, मिले ही नहीं आप ठीक है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? जो छुपने की जगह है, उन पहाड़ियों को बोलते हैं ग्रह जात या गढ़ जात। गर, ग्रह, ग्रह यानी घर खुद का जात, तो ग्रह जात या गढ़ जात, दोनों ही पहाड़ियाँ कहाँ पाए जाते हैं आपके? दोनों पहाड़ियाँ नहीं, एक ही पहाड़ी, इनका ग्रह जात और गढ़ जात। ये ये पहाड़ियाँ कहाँ पाए जाते हैं आपके? उड़ीसा और आपके छत्तीसगढ़ में।
ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है भाई साहब, ग्रह जात की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ऑप्शन में दोनों में से एक ही आएगा वहाँ, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों दिन पूछेगा कहाँ है, तो नहीं नहीं। ऑप्शन या तो छत्तीसगढ़ होगा या उड़ीसा होगा, या फिर आपको कंबाइंड में दोनों देगा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान ऐसा कुछ। ठीक, तो आपके ऑप्शन क्या होगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और इसी क्षेत्र को अपन ने क्या बोलते हैं, बस्तर का पठार। दंडकारण्य पठार को एक नाम क्या है, बस्तर का पठार। बस्तर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, बस्तर का पठार भी इसी को कहते हैं। और आपके ग्रह जात की पहाड़ियां भी यहीं पर हैं। ओके, फिर आपके लास्ट एंड फाइनल पठार बचता है, इसके बाद पठारी प्रदेश खत्म अपने, फिर अपन कल पढ़ेंगे बाकी बातें, पर ये पढ़ लेते हैं। मेघालय का पठार मेघालय में, ठीक है। ये जो यहाँ पर विशेषता क्या है, इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी, शिलोंग 1961। इसकी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है नोकरेक 1515 मीटर। और ये भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो ये बन जाती है, वो शिलोंग तो ऐसे लिखा नहीं पड़ती कि ऊंची ऊंची तो बतानी पड़ेगी ना। तो शिलोंग की जगह आपकी क्या है, नोकरेक इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे बना देता अपन स्टार। नोकरेक 1515 मीटर, और ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व में। और याद रखना कितने हैं, 18 है ना, 18। अभी तक तो 18 ही है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन से संबंधित है, नोकरेक, ठीक है। फिर इसी पठार पर 3 पहाड़ियां स्थित है, गारो खासी जयंतिया। कौन कौन सी, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। गारो खासी जयंतिया का जो आपके सीक्वेंस रहेगा वो आपके ये रहेगा, चल भाई देखो, गारो खासी जयंतिया। और इस खासी पहाड़ी पर ही है आपका विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, मासिन राम, ठीक है। पहले आपने कभी किताबों में पढ़ा होगा तो पहले नाम आया करता था चेरापूंजी। चेरापूंजी से हटकर अभी बन गया है मासिन राम, हालांकि कितने सालों पहले बन गया है मासिन राम। पहले पढ़ते थे अपन किताबों में कि चेरापूंजी, चेरापूंजी भी मेघालय में ही है। तो चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। लेकिन 2 5 10 15 साल से ये पढ़ रहे हैं अपन, के पढ़ रहे हैं मासिन राम मेघालय सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है विश्व का, ठीक है। भारत की बात नहीं कर रहे, विश्व का सर्वाधिक वर्षा, रात दिन बारिश होती रहती है यहाँ पर। देखो ये जहाँ भी रहन, छतरी छतरी परमानेंट है सबके पास, छतरी लेके घूमते हैं सारे, पोपट लाल है ये, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व कौन सी पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर खासी पहाड़ी पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। इधर लिख भी देते हैं अपन, सॉरी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं मासिन राम, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, मासिन राम। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय सिया राम।